जी, पार्ट एफ स्टार्ट करते हैं जी। कैश फ्लो की तरफ हम अब मूव कर रहे हैं। रेशोज़ की अगर बात करें, ये 3 टॉपिक्स, फ्रेमवर्क, ईपीएस, बल्कि 4, फ्रेमवर्क, ईपीएस, एनपीओ और रेशोज़ मेरी तरफ से ख़त्म है, ठीक है। हाँ, रेशोज़ में मैंने अभी लिमिटेशंस पढ़ानी है मैंने याद आ गया नाल ही, तो वो अभी फ़िलहाल ये सवाल करते हैं, फिर कुछ स्टपनी के तौर पे वो है, जैसे को ब्रेक देता हूँ, बच्चे लेट होते हैं, मैं पढ़ा दूंगा फटाफट, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा सवाल करने वाले ना हो। सियासत समझ रहे हो ना, गोली किधर गया, आ गया, गोली भी तो करानी है। अच्छा जी, ऐसा कर लें, अब आ जाए सवाल पे। हम कैश फ्लो पे आ चुके हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर रेशोज़ तक मेरी सिर्फ लिमिटेशंस अब रहती हैं, और वॉल्यूम 2 में कैश फ्लो और आईएस सेट, ये 2 टॉपिक ये अभी फुल रहते हैं रिवीजन वाले, ठीक है। तो कैश फ्लो का कोई सवाल रिसेंट टाइम में था नहीं, तो टर्म टेस्ट में मैंने एक सवाल आपको दिया था, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था, जिसका मकसद यही था कि इनको करा दूंगा मैं आखिरी क्लास में, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। जालिब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आपके सिलेबस से देखा जाए तो बस सोच कर करने वाला काम था, ये कि बस सोच लो क्या होना है, बस जो समझ में आए वो करने वाला काम मैंने नहीं चेंज किया। ओवर द ईयर्स मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। मैं इसको अक्सर टेस्ट के अंदर देता होता हूँ, जिस दफ़ा टेस्ट में देने से रह जाऊँ उस दफ़ा इनको बच्चों को वैसे हैंड आउट देता हूँ, बुक में नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये इसीलिए है कि टेस्ट में आ जाए, या फिर टेस्ट में कोई और पे सवाल बन जाए जिस दफ़ा में, तो ये पसंद ना आए, या ये पसंद तो मुझे बहुत है, फिर ये वैसे हैंड आउट में दे देता हूँ, ठीक है। ये ग्रेचुटी पेएबल का क्या करना है ये बता दूंगा, बाकी सवाल में कोई ऐसी जान थी नहीं। मेथड कौन सा मांगा गया है, हालांकि ये वाला मेथड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर सवाल चुप भी हो तो हम यही मेथड लगाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश आइटम्स की, फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स की, और उसके बाद आगे तो फिर सब सेम ही होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक की काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस दफ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है। तो ये और इससे अगला अब जो मैंने करवाना है आगे सेट, मैं भी बड़ा तेज़ हूँ, आप लोगों को उस्ताद। ईपीएस एनपीओ थोड़ा सा कम चांस वाले हैं ना, छोटे सवालों में आने के चांस ज़्यादा हैं, तो मैंने इसीलिए वो पहले रखे ताकि आप लोग, अब इसको शौक से करना है क्योंकि ये तो पर्चे में आने वाले दोनों टॉपिक्स हैं, ठीक है चलें जी, तो शुरू करते हैं जी काम। इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, तो ये 2:15 क्लास का टाइम रखा तो मैं फिर ज़रा 2-4-5 मिनट पहले आके ये बना दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल पहले 2 बार पढ़ना है आपने, फिर ये फॉर्मेट बनाना है पर्चे में, आपने नहीं ऐसे बनाना, मैंने पढ़ा होता है सवाल पहले, मैं इसलिए क्लास में टाइम ज़रा बचा लेता हूँ कि चलो समझाने में वही टाइम ज़्यादा लगा दें। तो आपने 2 बार सवाल पढ़ा, फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट बनाया। इनडायरेक्ट मेथड है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल 5-6 लाइनें खाली, पहले सफ़े पे आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनानी होती है, ठीक है। नीचे 2-3 लाइनें आप छोड़ते हैं, वैसे तो 2 ही आइटम्स आपके लेस होते आ रहे हैं अभी तक, इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। तो वो 2 लाइनों के बाद आखिरी लाइन में बस ऊपर छोड़ दिया करें, 2-3 सारी लाइनें खाली छोड़ दिया करें, आखिरी लाइन में जाकर लिखा करें ए, और पर्चे में इसके आगे आपने लिखना है क्या, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कम से कम ये कर लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मैं कहता हूँ चलो इसकी खैर है, तो यहाँ पर आता है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर लेस ये दोनों करके फिर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनता है। बहरहाल वो ब्रेक ना भी लगाएं तो चलेगा, लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4-5 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 4-5 लाइनें खाली, उसके बाद नेट कैश फ्लोज और प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। आपका दूसरा सफा यहाँ पे खत्म होना चाहिए, तीसरे सफे पे आप वर्किंग शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्किंग्स में लेजर वाली अवाम लेजर में, वर्किंग कैपिटल वाली वर्किंग कैपिटल में जाती रहेगी, ठीक है। अब ऐसे अंधाधुंध मैं भी नहीं शुरू कर सकता सवाल, मुझे भी पढ़े हुए 6 महीने हो गए ये सवाल, तो आइए ज़रा मिलकर पढ़ते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि पता हो कि अदर इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अभी आपके एक सफ़े के ऊपर है सवाल, तो ज़रा सहूलत रहेगी, ये नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका फॉन्ट ज़रा छोटा करके आपको एक सफ़े के ऊपर कर दिया है। एडजस्टमेंट पढ़े, सामने सवाल को देखते जाए, थोड़ा सा माजरत कबूल कर लें, फॉन्ट गया 11 होता है नॉर्मली, ये 10 पे मैंने कर दिया था। क्वेश्चन पेपर आपको सवेरे दिया था, तो वो किधर है, नहीं मिलेगा, दो यार इसको। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 42 million was transferred from CWIP to
पीपीई, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई बार पास पेपर में आ चुकी है एडजस्टमेंट और फिर भी आ सकती है, फिर भी आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को पता ही नहीं होता और बच्चा क्या करता है, इसकी एंट्री नहीं करता, जिसके ना करने की वजह से पीपीई में एडिशन आ रहा होता है, सीडब्ल्यूआईपी में पता नहीं क्या आ रहा होता है, ठीक है। एनीवेज एडजस्टमेंट ए ने इन दोनों को हिट कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन ए और बी ये दोनों लेजर्स बन जाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट है। फिर कंपनी सोल्ड प्रॉपर्टी, पीपीई बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन पे, और बुक वैल्यू 15 मिलियन की थी, 10.4 पर, यानी कि लॉस पे बेचा, नज़र आ रहा है सामने, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट भी इसको टच कर रही है। ऐसे लिखने की पर्चे में जरूरत नहीं है, नज़र आ रहा है, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इतनी है, 60% ऑफ द डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू, मतलब 40% इज चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन हमें इससे क्या, हमें इससे कोई मतलब है इस मेथड में? हमें इससे मकसद तब हो जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हों, कॉस्ट ऑफ सेल अलग लेजर में आना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग लेजर में आने हैं, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस एडेप्शन का 60% कॉस्ट इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल वाली फिगर को सही करने के लिए यूज़ करना, और 40% एक्सपेंसेस के लेजर ए में। बातें समझ आ रही हैं? ओके, अच्छा जी। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर 1 मिलियन। रिटर्न ऑफ बैड डेट्स को हम इग्नोर करते हैं। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन एट 5% ऑफ ट्रेड डेट्स। अब फौरन हम ऊपर आए और हमने आकर कहा, मेरे दोस्त डेटर्स किधर हो? उन्होंने कहा इधर है। हमने कहा तुम नेट हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नेट हूँ, क्योंकि प्रोविजन मेंटेन होती है, सवाल बता रहे हैं, और अगर फेस पे नज़र नहीं आ रही तो मतलब बिल्कुल सही काम हुआ है, नेट करके डेटर्स को ही शो करना होता है, बैलेंस शीट में उन्होंने किया हुआ है। अब आपको याद हो चुका है, ठीक है, याद हो चुका है कि डेटर्स को ग्रॉस करके चले या नेट। इनडायरेक्ट मेथड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको आईकैप का जवाब भी मैं बता चुका हूँ कि दोनों मेथड से आपके मार्क्स सेम रहेंगे, यानी कोई नेट डेटर्स यूज़ करे या ग्रॉस अप करके प्रोविजन भी करे। आईकैप अपने हर सोल्यूशन में प्रोविजन अलग बताता है, लेकिन आईकैप नंबर नहीं काटता। तो फिर आज सहूलत की तरफ चलेंगे, नेट डेटर्स लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब ये आधे घंटे से भी कम में सवाल करना है, क्योंकि कैश फ्लो अब वो कैश फ्लो नहीं है जो पहले 2-4 दिन आपके लिए थी। कैश फ्लो तो अब वो हलवा है, हलवा, हलक से निकालना पड़ेगा। हलवा है जो पर्चे में आप देखते ही आश आश कर उठेंगे, आइन आइन आश आश कर उठेंगे, गाश नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में एडवांस टैक्स पड़ा है। ये थोड़ा डिफरेंट काम किया गया है इस सवाल में, कि हमेशा आपको ऐसी एडजस्टमेंट्स मिलती हैं कि पेएबल्स में ऐसा पेएबल पड़ा है जो लेजर में आना है, आज रिसीवेबल में ऐसा रिसीवेबल पड़ा है जो लेजर में आना है, और कोई ख़ास नहीं है एडवांस टैक्स, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपका टैक्स का लेजर, लेट से यहाँ पे कोई टैक्स का, ये टैक्स का लेजर बन रहा है, टैक्स एक्सपेंस का लेजर है, तो उसकी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग क्लोजिंग इधर। तो अगर एडवांस टैक्स है तो ये एसेट होता है, आप हुकूमत को एडवांस में टैक्स दे चुके होते हैं, तो वो भी इसी लेजर के अंदर आपने प्री पेमेंट, जैसे कोई एक्सपेंस लेते हो उसका पेबल प्रीपेड इसी में नहीं लेते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन चूंकि किसी सवाल में गालिबन नहीं नजर आया, शायद एक में आया भी था, मे भी किसी एक सवाल में, संडे ट्रेडर में या टेक्सला में कहीं एक था, मुझे लगता है था, नहीं भी था तो अब देख लिया, ये एडवांस टैक्स तो आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, टैक्स के लेजर में ले जाओगे, कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने इससे पहले ज़िंदगी में कभी ना सुनी थी ना देखी थी, लेकिन टैक्स बच्चों ने पढ़ा होता है, वहाँ पे नाम सुना होता है, ठीक है। प्रोविजन का मतलब तो हमेशा से अंदाज़ा ही होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सुन ले, ये सुन ले। ग्रेचुटी कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं, जब वो आता है हमारे पास, उसके साथ जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम दिल लगा के काम करो, हमें भी इसका एहसास है कि तुम इतनी मेहनत से जब काम करोगे, तो जब तुम इतने ओवर द ईयर्स हमें सर्विस दोगे, तो हम तुम्हें जाते हुए तुम्हारा ख्याल करेंगे कि तुमने ज़िंदगी का एक हिस्सा में दिया। तो फिर एक पॉलिसी होती है, अपनी ही अपने हिसाब से ही होती है, कि लेट्स से हम कहते हैं कि जी हम जितने नंबर ऑफ ईयर्स अहमद हमारे पास काम करेगा, आ गया वो जितने अरसे हमारे पास, जितने साल काम करेगा, लेट्स से अहमद ने हमारे पास 15 साल जॉब की, जब वो छोड़कर जाने लगेगा, बैठ जा यार, बड़ी जगह साथ करके तुमने क्या चौंकड़ी मार के बैठना जी।
बैग ने भी फीस दी हुई है, नीचे तक लटका लो उसको, दो सवारियों किराया लगेगा। फाइन बैग चो लीजिए करो, हम बच्चा तो नहीं है, बैग तो है ना। सुनो जी, सुनो भाई, तो हमने कहा भाई अहमद, कोई भी एम्प्लॉय हमारे साथ जो काम करेगा, जब वो छोड़कर एक खास वैसे मुद्दत रखते हैं कि जी 2-3 साल के बाद एप्लीकेबल है, वट एवर, बहरहाल सादा रखते हैं बात को, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा कुछ करना नहीं, हमने ग्रेचुटी की प्रोविजन बनानी नहीं, बनी हुई। बहरहाल कहा यह जाता है कि जिस दिन आप छोड़कर जाओगे तो जितने साल आपने काम किया वो नंबर ऑफ ईयर्स इनटू लेट्स से 1 लाख, ये आपको हम देंगे। अब एक बंदा 5 साल काम करके छोड़ के जाए, वो 5 लाख एंड पे लेके जाएगा। 10 साल काम करके जाए तो 10 लाख, कोई 25 साल हमें देकर जाए तो एंड पे ग्रेचुटी उसको मिलेगी 25 लाख। लेकिन अब ये एक अंदाजा ही लग सकता है आज खड़े होकर। अब आप कहोगे अगर अहमद ने 15 साल बाद छोड़ना है तो 15वें साल एक ही बार 15 लाख डाल दें, क्या ये मुनासिब होगा? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी। सर्विसेज ने दी 15 साल, बिजनेस को फायदा मिला इससे 15 साल, और ग्रेचुटी एक्सपेंस डल जाए 15वें साल, ये तो मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है हमें, हम अंदाज़ा लगाकर एक्सपेंस को बुक करते जाएं, और अंदाजे की चेंज एंड पे जाके प्लस माइनस हो जाती है, कोई मसला नहीं। बात समझ आई? तो फिर एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ये अंदाज़ा बिल्कुल एंड पे जाके चेंज हो तो फिर कोई मसला नहीं। जो साल गुजर के आपको पता है अंदाज़ा मतलब एस्टीमेट जो होता है उसका चेंज हो सकता है, तो वो चेंज जब होता है तब की तब देखी जाती है, तब आप उसको सेट कर लेते हैं। फिलहाल तो ये एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाना है। अंदाज़ा लगाते हैं और हर साल एक एंट्री मारते हैं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रेडिट। अब आप FAR2 में जाओगे तो आपको पता लगेगा, इसको ग्रेचुटी पेबल भी आपके लेवल पे कहा जा सकता है, लेकिन अंदर खाते बात क्या है, अगली तैयारी वैसे ही थोड़ी सी ज़हन में, पहले भी बताया, जिस लायबिलिटी की टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टन हो, उस लायबिलिटी को प्रोविजन कहा जाता है। बस नाम से पता लग जाए कि ये अंदाजे वाला, क्योंकि नहीं पता कि सारे एम्प्लॉयज हमारे, कोई 5 साल बाद छोड़ के जाए, कोई 10 साल, कोई 15 साल, किसने कब छोड़ के जाना है, किसको कितने पैसे देने हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो आज अंदाजे की बुनियाद पर एक एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम अंदाजे की बुनियाद पर एक एक्सपेंस बुक करते हैं। अब ये एक पेएबल का लेजर बन जाता है, ठीक है जी। ग्रेचुटी पेएबल, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का मतलब क्या है, ग्रेचुटी पेएबल। आपके लिए क्या है ये, ग्रेचुटी पेएबल, ओके, ये क्या है, पेएबल। अब कह रहा है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ग्रेचुटी एक्सपेंस, चूंकि आपका वो लेवल नहीं था कि आपको ये पता हो, इसलिए निशानी के तौर पे आपको टेस्ट में ये असल सवाल में ये यूं नहीं लिखा हुआ, आपके लिए लिखा हुआ ग्रेचुटी एक्सपेंस की फिगर है, वैसे मैंने समझा दी, ठीक है। वो 15.5 था। अब मुझे बताओ, कोई भी एक्सपेंस का लेजर हो, कोई भी एक्सपेंस का लेजर हो, तो उसमें एक्सपेंस किस तरफ आता है, हैं डेबिट साइड पे, कुछ बच्चे बोले, अच्छा, समझ गए, ठीक है। तो अंदाजा है, तो कह रहे हैं जी एक्सपेंस कितना हमने बुक किया पीएनएल के अंदर, 15.5, साथ ही बोला कहीं और कुछ लिखा हो, पेमेंट शेमेंट, एक पेमेंट का यार पॉइंट था, कहीं प्लस माइनस तो नहीं होगा मेरे से सवाल छोटा करते करते, नहीं था, आर यू श्योर? कोई बात नहीं, ओपनिंग है 27.5, क्लोजिंग है 38.6, तो अच्छी बात है ना, एक्सपेंस दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, यहां पे क्या आएगा, कैश। अब आप कहोगे ये तो हमें पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, आपको यही बताना था कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, और बस यही है, 3 एक जैसे, ठीक है। बल्कि इनको आप कह सकते हैं कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे ऑपरेट करते हैं। क्या मतलब बिल्कुल जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर होता था। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो फिर जरा डिफरेंट है, आपको उसका पता ही है, लेकिन बहरहाल इसमें भी ऐसा ही होता है, ओपनिंग प्रोविजन, एक्सपेंस,
जो पीएनएल में जाता है। क्लोजिंग प्रोविजन, बस यहाँ पे कैश एक्सपेंस नहीं होता, यहाँ पे बैड डेट रिटर्न ऑफ आ सकता है, ये फर्क था थोड़ा सा। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर वारंटी भी ऐसा ही होता है, प्रोविजन फॉर वारंटी भी ऐसा ही होता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ ब्रॉड डाउन, वारंटी का भी अंदाजा होता है, ये भी FAR 2 में जाकर पढ़ोगे आप इंशाल्लाह, लेकिन चलो थोड़ा सा ऐसी बात करूं कि इससे मिलती जुलती चीज आ जाए करे तो परेशान नहीं होना। प्रोविजन मतलब अंदाजा, चीज आज बेचते हैं 1 साल की वारंटी के साथ, अगर हम सेलर हैं क्या पता कितने सही होने आए, फिर जो सही होने आए कितने खराब हों, वारंटी दी हुई है तो मजबूरी है, हमारी लाइबिलिटी होती है, तो उसका अंदाजा लगा के एक्सपेंस बुक करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, चूंकि अनसर्टन है इसलिए प्रोविजन नाम रख दिया। और इन सबसे मिलता जुलता एक जो आपने किया हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिलता जुलता मतलब ट्रीटमेंट के हिसाब से, ओपनिंग पेएबल एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, ओपनिंग पेएबल एक्सपेंस और क्लोजिंग और कैश। अब ये 4 चीजें हम पूरी करते हैं। अब क्या करते हैं जी, हम एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बोलो, एक्सपेंस को ऐड करते हैं और इंटरेस्ट पेड को लेस। अगर वारंटी आ जाए, ग्रेच्युटी आ जाए, कोई भी इनमें से आ जाए, तो आपने क्या करना है, 100% सेम यही ट्रीटमेंट इनके साथ भी कर देना है, यानी इनका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ऐड बैक, और इनका कैश क्या हो जाएगा, लेस। इनका एक्सपेंस हो जाएगा ऐड बैक और कैश हो जाएगा लेस। वैसे मैंने कहा एहतियातन बता दूं, ऐसे ही कभी आ ही जाता है तो पता हो, बाकी कोई इतना मसला था नहीं, ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस थी, छेड़ा नहीं, इसका कोई भी पेबल में नाम रख सकता था, पर मैंने कहा लेट इट बी, देखते हैं बच्चा क्या करता है, कुछ ऊपर आन पड़े तो जो समझ में आया वो करता है या नहीं करता। तो अहमद तुमने क्या किया था? नहीं, वो 17.5 मार्क्स तो तुम्हारे इसमें से आ गए हैं, मैंने कहा तुमने क्या किया था इसमें, देखना पड़ेगा। नॉन कैश यही है ना, एक्सपेंस नॉन कैश है। पर ये होता है ना, हमारे पास मुलाजमीन कई साल से हम कारोबार कर रहे हैं, तो हर साल एक्सपेंस भी बुक कर रहे हैं, और जो पुराने छोड़ के जाते जा रहे हैं उनको कैश भी देते जा रहे हैं। तो जो ग्रेच्युटी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर हम बुक करते हैं वो अंदाजे की बुनियाद पे है, वो पेमेंट कैश फ्लो नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रेच्युटी पे करते हैं वो है हमारा कैश फ्लो। ठीक है, चलें जी, तो ये पॉइंट एक समझाने वाला था, बाकी तो सवाल में मसला ही कोई नहीं है। अगला सवाल तो आपका फेवरेट, अच्छा सॉरी, डी पार्ट किसको हिट कर रहा था, ये सी किसको हिट कर रहा था, सी भी डेप्रिसिएशन थी, वो भी यहाँ पर ही जानना है। ठीक है, CPP की बड़ी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ई पार्ट प्री पेमेंट रिसीवेबल्स एडवांस टैक्स में, तो प्री पेमेंट कहाँ है, ये ई लो। नेक्स्ट, असल में हम लोग एसेट्स को बाद में रखते हैं ना, आई थिंक, चलो खैर बैलेंस शीट इतनी बनाती नहीं थे, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जी का अपना ही हिसाब है। एच क्या है, डिक्लेयर किया इन्होंने फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 15 जनवरी 16 पे। अब ऐसी बातों का आपको मसला ही कोई नहीं है, अब आपका काबू है, हालांकि आपके सिलेबस से आउट आगे की बात है, लेकिन EPS की उस मजबूरी की वजह से, जिस मजबूरी को आपने अच्छा खासा इस दफा देख भी लिया, यानी कि जिस बच्चे ने ये पढ़ा हुआ तो उसके लिए EPS का सवाल कुछ नहीं है, और जिसने ये पॉइंट नहीं पढ़ा तो उसके लिए EPS का आसान सवाल था बज़ाहिर नजर आने वाला, वो मुश्किल बन जाता है। खैर एनीवेज, अब 15 में हम खड़े हैं, तो 16 में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 15 का, हाँ, तो 15 का डिविडेंड फाइनल 16 में डिक्लेयर होता है, 16 में ही पे होता है, इसकी पेमेंट नहीं है, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर है। ठीक है, लेकिन उसमें कहता है कंप्राइजिंग ऑफ 7.5% कैश डिविडेंड, 12.5% बोनस शेयर्स। ये दोनों हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये किस साल के हैं, ये 2015 का फाइनल है जो 2016 में आना है। लेकिन जो ब्रैकेट में उसने लिखा ना, ये जुल्म आपके साथ भी कभी हो सकता है, इस लिखने के तरीके को भी दिखाना था आपको, जो छोड़ा हुआ है रिसेंट सवालों में उसने, लेकिन लिखता आया है आई कैप, तो यूं भी हो सकता है। इस जुमले का मतलब ये होता है 15 जनवरी को कंपनी ने डिक्लेयर किया फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 15, जो कि 7.5% है कैश बोनस, और यही बात सारी 14 के लिए है, मतलब 14 का फाइनल है ये, जो हमारे साल में आना था। ये मतलब है इस जुमले को, इस जुमले सिखाना था कि ये इस तरह से लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, किसी पास पेपर में ऐसे लिखा हुआ नहीं था ना। ठीक है, तो इसलिए ये शरारत यहाँ पर की गई थी। छोटी छोटी शरारतें होती हैं जिनमें आपको, मतलब पैकेज हमेशा पूरा ही होता है, याद रखना, क्लास वर्क है, होमवर्क है, टेस्ट के अंदर चीज़ों को कवर किया जाता है सारियों को, कोई MCQ है, कोई थ्योरी है, ताकि कोई भी एंगल, अब जो चीज़ थ्योरेटिकली आपने किसी सवाल के अंदर अच्छे से की हुई है, मैंने थ्योरी में उसको नहीं टिक किया होगा, आप उसको देखोगे कि हर कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं।
हर चीज़ को कवर किया जाता है हर एंगल से। बाकी पे थोड़ा सा आपने भी हिम्मत मारनी होती है। तो बोनस शेयर्स कोई नहीं है, चलो शुक्र है। हमारे पास सिर्फ क्या है, एक हमारे पास डिविडेंड की एंट्री आनी है, वो भी कौन सा है, कैश डिविडेंड, जिसकी एंट्री क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो मेरे दोस्त का डिविडेंड पेएबल भी आ गया, मेरे बेस्ट फ्रेंड का इदरीस का डिविडेंड पेएबल भी आ गया। तो यहीं पे तुम्हें गोली करा दूंगा इसकी, ठीक है, ओके। ले जी, सवाल तो हो गया ख़त्म। अब मेरे ख्याल में तो धड़ाधड़ शुरू करें, लेकिन एक मसला अभी तक है, ये पॉइंट छोड़ गया हूँ जी। एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स में पड़ा हुआ है एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू, यार ये तो कितनी दफ़ा देख चुके हैं हम। चलो यहाँ लिख लेते हैं एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स में क्या आ रहा है जी, ठीक है। तो चलें जी फिर शुरू करें। सॉरी हाँ जी है, ठीक है। और एज का डिविडेंड इधर कह दो, अनअप्रोप्रिएट रिटेन्ड अर्निंग्स, और दूसरी तरफ डिविडेंड पेएबल को भी लगेगा ना ये, ठीक है। एफ कहाँ गई जी, एफ का अपना ही सारा खाता है। अच्छा लिख दो, ये कोई जरूरी तो नहीं है कोई इस पे नंबर मिलने हैं यार, मैं तो वैसे ही आपकी सहूलत के लिए लिख रहा था। कितने गया एफ जी बेटा, किसका, हाँ यही तो हमने लेना है, ये 14% ही लेना है। ये एंट्री मैंने इसी की ही करनी है, 35% की, इसी की ही एंट्री करनी है, इसी की ही एंट्री है ये, ओके। 15 का फाइनल तो वैसे ही 16 में आना है ना, ये 14 का फाइनल तो 15 में आना है। और बोनस पिछले साल था कोई नहीं कि हमारा होता, इसलिए इससे बचत हो गई, ओके। शुरू करें अब काम, बल्कि ख़त्म करें अब काम यार, ये तो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए था कि देखो कैश फ्लो कितनी आसान है अब आपके लिए इंशाअल्लाह, ठीक है। लो जी बताते जाओ जी। ओपनिंग, यार ये बड़ी मुसीबत है, छोटे छोटे पॉइंट्स वाला सवाल है। तो पीपीई आ रहा है, पीपीई के लिए थोड़ी सी हैं, नहीं हम इस तरतीब पे कभी नहीं चलते, हम तो शुरू कर देते हैं सवाल अल्लाह का नाम लेके, जो जहाँ का होता है वहीं पे ही रखते हैं। हम तो ये नहीं काम करते थे पहले दिन के अलावा, पहले दिन क्यों करें हम इस पे टाइम क्यों ज़ाया करें। हम तो पीपीई और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बस मुझे ये थोड़ा सा मसला है, पीपीई के लिए जगह ज़्यादा चाहिए थी, चलो ठीक है थोड़ी जगह ज़्यादा ही लग रही है। पीपीई बोलो जी, जल्दी से बोलो, ब्रॉड डाउन 100.60 आप रखो, कैरी डाउन 4, CWIP ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, स्पीडा मारो, जब बेटा आएगा ना वर्किंग कैपिटल वहां पे चले जाएंगे, फिर अभी क्या जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, कोई एडजस्टमेंट ने इसको हिट नहीं मारी, अब इसका नंबर लो जाके वर्किंग कैपिटल में। तो 451 से 500 यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने लिखा क्या है, इन्वेंट्रीज लिखा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पूरा लिखना है आपने। अब बताओ जी, ओपनिंग 451 माइनस 531.8 जी। अच्छा अब एक मिनट, ये पहले लिख लेते हैं 80.8 लिख के अब फिर अगली बात सोचेंगे। पर्चे की अब अप्रोच चल रही है ना, ठीक है, ये लिख लिया पहले, अब ध्यान से सोचो। ओपनिंग से क्लोजिंग आते हुए ये बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो डेबिट, कैश फ्लो में इसका इंपैक्ट क्रेडिट, ऐसे करेंगे पर्चे। और अगर पॉजिटिव ही आएगा तो छोड़ देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, सही है, तेजी से तभी काम। ट्रेड डेट्स, हाँ भाई दोनों तरीके सिखाए हुए हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आप चाहो तो नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाओ, प्रोविजन को भी इग्नोर करो, बैड डेट को तो वैसे ही इग्नोर करना है। चाहो तो ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाओ और प्रोविजन को नॉन कैश के अंदर एडजस्ट करो। अब आज मैंने आपको बताया है, मैंने बाकायदा पूछा है कैसे, उन्होंने कहा दोनों ट्रीटमेंट का बराबर मार्क्स मिलता है, हम नहीं काटते, तो फिर इनडायरेक्ट मेथड में क्या मजबूरी है, हम इसको नेट को ही ले लेते हैं। कौन सी क्लास पढ़ने आए हो तुम, आ जाओ, ये टाइम है R1 के आने में। इतना भी कोई सोता है यार जितना तुम सो रहे थे। वैसे हमने किया कराया कुछ नहीं, सारा दिन हमें भाई वेस्ट ही किया बच्चों का टाइम। पूछ लो साथ वाले से, साथ वाला खुद लेट आया था। बस ये अपनी अपनी वो आती है, पहुंच की बात होती है। आप पहुंचे हो आदमी हो ये। अच्छा सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेड डेट्स नेट ही ले लें या ग्रॉस अप करके फिर लें। अब जब पता लग गया है कि मार्क्स आपके नहीं कटने, सीख दोनों तरीके लिए हैं ताकि MCQ में भी मारना पड़े
तो आप क्या कर लें, नेट यूज करें। और अगर यही डायरेक्ट मेथड हो फिर नहीं ये हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में डेटर का क्या बनता है, लेजर, और लेजर कभी भी नेट पे नहीं बनता, वो ग्रॉस पे बनता है, प्रोविजन अलग होती है। आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं मैंने, ठीक है। अभी मैं आपको ये अब जनाब हमारा सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं वॉल्यूम 2 के, हमने सारा रिवाइज कर लिया है। आपने में लिया इजी, खान साहब, जुनेद खान साहब, हाँ आपने में लिया था इजी, हमने तो सरप्राइज दे दिया आपको। ये देखो जी, ये देखो, ये इस मेथड में हम बैड डेट को इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी डबल एंट्री करनी है, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, और प्रोविजन और डेटर ग्रॉस डेटर का लेजर लाजमी बनाएंगे, यानी प्रोविजन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि यहां पे क्या था, इधर क्या था, इस मेथड में बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है, और प्रोविजन के लिए 2 ट्रीटमेंट्स हैं अल्टरनेटिव, या नेट डेटर्स यूज कर लें, वर्किंग कैपिटल इग्नोर करें, प्रोविजन सवाल किया था, ठीक है, ये सवाल बनाया था, ये सब कुछ किया हुआ है, या फिर ग्रॉस डेटर्स को यूज करें और प्रोविजन को अलग ट्रीट करें। अब हम कौन से मेथड में हैं, अब इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास ये दोनों, बैड डेट ने तो क्या होना है, इग्नोर, बैड रिटर्न ऑफ ने क्या होना है, इग्नोर। प्रोविजन के लिए 2 ऑप्शंस हैं, जब बराबर नंबर मिल रहे हैं तो लंबा काम क्यों करें, क्योंकि 2 काम करने पड़ेंगे, नेट डेटर्स को पकड़ना है, उनको ग्रॉस अप पहले करना पड़ेगा। अब ये आखिरी क्लास की बात होती है बेटा, मैं ड्यूरिंग सेशन नहीं, मैंने दोनों काम सिखाने थे, और ज्यादा सिखाना था वही दूसरे वाला जो पक्का कराना था, क्योंकि आसान में कहता था पहले दिन क्या था, नंबर नहीं कटते तो खेत सीखना सी तुसी, आपने कहा था छोड़ो यार दिमाग पे जोर न डालो, काम को फायदा तो है कोई नहीं, तो डरा धमका के कुछ करके, अब आखिरी दिन है, अब जाते हुए बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड में ये नहीं कर सकते, उसमें प्रोविजन लाजमी है क्योंकि डायरेक्ट डेटर का लेजर बनना है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर जो सहूलत है मिल रही है तो वो ले लो। आईकेप की किताब के अंदर और हमारी किताब के अंदर भी, जब थ्योरी पे आऊंगा ना, जो इस चैप्टर के 2-4 पॉइंट्स मैंने लिखे भी हुए हैं आपके रिवीजन प्लान में, के पढ़ लेना, उनमें एक ये भी ट्रीटमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, लिखा हुआ है आईकेप ने कि दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जब दोनों मौजूद हैं, अल्टरनेटिव हैं, तो नंबर भी दोनों का मिलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम आज आखिरी क्लास में हैं, हम उस्ताद गोली कराएगा, गोला, ठीक है। लो भाई, ये देखो भाई, बैड डेट को तो क्या करना था मेरे बच्चों, रिटर्न ऑफ को तो वैसे ही क्या करना था, इग्नोर, और प्रोविजन इनडायरेक्ट मेथड है तो कोई मजबूरी नहीं है, इसको भी क्या कर दें, इग्नोर, और उठा लें सवाल में से नेट डेटर। अब ये आखिरी दिन की बातें होती हैं, अब आपको ये सहूलत मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा है, आपका एक एमसीक्यू सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि आपको प्रोविजन का चेंज करना आता था। फिर रिसेंट एंड में अगर वो ना सिखाई होती तो 1 नंबर गया था ना, तो फिर 1 नंबर भी कीमती है बेटा। अब वो सीख लिया, जमाना गुजर गया सीखने का, उसका फायदा उठाने, तो आप थोड़ा अक्ल के साथ, तो डेटर्स नाम क्या है, डेटर्स से ट्रेड डेट से क्या है, ट्रेड डेट्स, वही नाम लिखा करो, ट्रेड डेट्स। इधर देखना जरा, क्लियर लिख दो बस, यहां पे क्या है, ये नेट, और वही बैलेंस शीट वाले उठाओ, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग कितने, क्लोजिंग, अब पहले इधर आंसर लिखो, ये पर्चे की ट्रेनिंग चल रही, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता था, आज आखिरी बार मैं कैश फ्लो का सवाल कर रहा हूं, तो मैं जो चाह रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अब रह गया वही बताऊं। आंसर पहले लिखो 3.8, अब आराम से आकर देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग तक बड़ा है, एसिड बढ़ा तो एसिड डेबिट, तो कैश फ्लो पे इसका इंपैक्ट क्रेडिट, आसानी हो गई जिंदगी में, है, पॉइंट भी एक निकल गया। लेकिन आज, और अगर यही, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर यही डायरेक्ट मेथड हो तो क्या होगा, फिर ये ऐसे नहीं चल सकता, फिर इसको वर्किंग में ले जाएंगे, ये नेट है, प्रोविजन 5% से इसको ग्रॉस अप करेंगे, डेटर का अलग लेजर बनेगा, प्रोविजन का अलग लेजर बनेगा, फिर जाके बात बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल को बीमारी लाहक है, इसकी बीमारी तो हमने दूर कर दी ना जी, ठीक है। अब प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल को यहां से ले आओ, बेड नंबर कोई बेड ही कोई, चलो ये सारी वर्किंग्स भर जाएंगी, मुझे माफ कर दो, मैंने टाइम बचाया थोड़ा, आप लोग आए हुए नहीं थे, ब्रेक पे थे, ठीक है, तो मैं यहां पे नंबर, उम्मीद बड़ी है ये सारे लेजर्स बन जाएंगे, कोई एक आधा रहेगा तो फिर मैं काट दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने मोटा मोटा सवाल पे नजर डाली थी, तो मुझे नजर आ रहा था इतने को बानी जाने, तो रह ही जाता है फिर भी कोई, तो कोई नहीं, वो नया निकल आया तो और बना लेंगे, कम हो गया तो माफ कर देना। 13वीं वर्किंग करूंगा अब मैं, क्या है जी, क्या है ये, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग,
हाँ जी, एज पर क्वेश्चन लिखवा दो। ओपनिंग कितना है? 42 और क्लोजिंग। अब ये लिखकर अब आ जाए उस एडजस्टमेंट पे, साथ ही उसको भी भड़का देते हैं। इतना आसान सवाल होता है। अच्छा, आ गई कोई मुश्किल एडजस्टमेंट, बोरिंग कॉस्ट, हालांकि वो भी आपने देखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट उसने मिक्स कर दी, कुछ ऐसा मिक्सचर उसने किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मिक्सचर आप देख चुके हैं, 16 का देख चुके हैं, क्या हो सकता है मैक्सिमम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डाल दी, इम्पेयरमेंट का मिक्सचर आप देख चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट अभी तक उसने नहीं डाला, गवर्नमेंट ग्रांट बीच में ऐड कर दें। तो आपको क्या गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक नहीं आता? क्या आप डेफर्ड ग्रांट का लेजर नहीं बना सकते? क्या उसमें इस साल अगर ग्रांट आई हो तो कैश निकालना हो, नहीं निकाल सकते? क्या इनकम नहीं निकासी से रिवर्स करना हो? सब कुछ हो सकता है, सिर्फ दिमाग को हाजिर रखना। और क्या चीज मिक्स हो सकती है? और तो क्या, ईपीएस मिक्स करेगा इसके साथ, रेशियोज करेगा, वो तो है ही अलग। बात समझिए, ठीक है? आसान है, मुश्किल नहीं। एक दो एडजस्टमेंट, एक आधी एडजस्टमेंट आ भी गई ऐसी जो आपके लिए नहीं थी, तो जो वहां पे समझ आए कर देना। अब 15 से 20 नंबर के दरमियान सवाल, 16-17 नंबर का सवाल होता है, उसमें से 13-14 नंबर कहीं भी नहीं गए, ये पर्चे में आपको पास करवाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो ये गीचू गीचू करके सवाल को करो, इसको स्पीड से करना है। जब चीजें स्पीड से करनी। मेरी तरह मैं बोलता रहता हूँ, आप क्लास में पेपर में बैठे सोचते रहो, नहीं भाई, नहीं, फटाफट करना है, ठीक है? ब्रेक नहीं लगानी। वो सवाल की स्पीड स्टार्ट से रखनी जो एंड पे भी आप मेंटेन करोगे। स्टार्ट बना के लिखना, शुरू वाले सवाल ऐसे साफ सुथरे, ऐसे बेहतरीन। आप देखने वाला एग्जामिनर ने कहा बच्चे ने भी पेपर किया है, एग्जामिनर थोड़ा यूं करके देखे सही तरह आखिरी 2-4 सफे, वो आपको खुद समझ नहीं आना, एग्जामिनर तो बात की बात है। तो एक ही स्पीड रखो कोशिश करके। पेन वो यूज करो जो सारी प्रेपली में यूज करो, वही पर्चे में लेके जाओ। शॉपर में से नवा पेन नहीं निकालना, ये मुझे खाला ने भेजा था यूके से, पहली बार आधे घंटे बाद हाथ पकड़ के बैठे हैं, चल ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक बॉक्स, जो पेन मैं यूज किया करता था उसका एक बॉक्स लेता था। उस बॉक्स को, क्योंकि मैं तो अकेला बैठ के पढ़ता था, आप फ्लैट में अगर रहेंगे तो आपका मसला है, तो यहाँ पे फिर वैसे नहीं कर सकते जो मैं करता था। तो वो उसमें से वैसे ही 8-10 पेन यूं फेंक देता था कमरे में, क्योंकि पढ़ते हुए ना किताबें हर तरफ फैली होती हैं। मैं नीचे बैठ के पढ़ता था, साथ बेड लगा हुआ है, नहीं नीचे बनाकर पढ़ता था, सोने के लिए फिर बेड पे, ताकि जरा लगे मैं अब सो रहा हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे और क्या कर सकता है बंदा, ठीक है? तो ऐसे फैला होता था सारा, वो खुली डुली जगह होती थी, मैदान भी खुला होता था, ठीक है? खुले मैदान के अंदर चीजें पड़ी हैं, अब पेन यूं बिखरे हुए हैं। वो पता है, कभी बंदा यूं टेक लगा के पढ़ रहा होता है, कभी यूं बैठा होता है, कभी इधर जाता है, और जिधर बैठा ना कोई चीज देन में वहां पेन निकल आता था। अब होता क्या था, वो पेन गायब नहीं होता, इसीलिए 5-10 घुमा दिए। अब उन्हीं में से 3-4 पेन उठाए, पेपर में ले गए, चलते हुए पेन। और वही पेन जो सारी सेशन, सारी प्रेप ली में यूज किया, वही यूज करना है। छोटी छोटी बातें और स्पीड ध्यान से स्टार्ट से रखनी है। बाकी 1-2 एडजस्टमेंट्स आए, उनसे परेशान नहीं होना, वो आपको फेल नहीं कराएगी। ओके, चलो मार्कर का यूज कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं, एक ही करना बस चीज, ठीक है? चलो बस 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 आओ। ई बहुत टाइम जाया हो गया यार इन बातों का भी कोई फायदा है? अब इन्हीं बात, मेरे पास अब यही बातें गई हैं, सिलेबस मैंने पढ़ा दिया। पर्चे के 3 घंटे 15 मिनट हैं, वो मुझे डराते हैं। आपके 3 घंटे 15 मिनट से मुझे खौफ आता है। सारा सेशन गुजर गया, सब पढ़ लिया, आपने घर पे भी पढ़ लिया, 3 घंटे 15 मिनट से मुझे फिर भी खौफ आता है आप लोगों के। आपको नहीं आना चाहिए, मुझे तो आता है, कुछ भी कर देंगे जाके जी। पेट्रोल खत्म हो गया। एडवांस प्री पेमेंट में एडवांस टैक्स पड़ा है 1.4, पिछले साल था 2.2 इधर पड़ा है, और 1.4। अब इधर टैक्स एक्सपेंस का लेजर बना लेता हूं मैं, उसमें एडवांस टैक्स इधर आ जाएगा। कितना है जी? 2.2। ऐसे ही है जैसे पेबल्स के अंदर टैक्स पेबल पड़ा होता था, तो क्या करते थे, यही करते थे, वहां से निकाला अपने लेजर में रखा, ये लेजर वाला आइटम है, ठीक है? अब लेस कर दिया आपने इसमें से एडवांस टैक्स को, और 33.8 और 30 कहता सही नहीं है, लेकर 39.8 33. अच्छा से अच्छा ही हो गया ये क्लास, जैसे अल्टरनेट पे हुई है ना, मुझे खुद महसूस हो रहा है इतनी FR 1 पढ़ाने के बाद कल मुझे नहीं पढ़ानी चाहिए FR 1, आपको भी नहीं पढ़नी चाहिए। ये कुछ नया नहीं पढ़ा हम सिर्फ कॉन्फिडेंस लिया। लेकिन अच्छा है ये एक साइड पे, आपको टैक्स पढ़ रहा होगा, कोई CMA पढ़ रहा होगा, कल स्विच गियर स्विच, दिमाग फ्रेश, फिर परसों जो रही सही कसर होगी इसकी वो निकाल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन अभी बड़ा टाइम पड़ा, अभी तो इस बात को
तो सम अप अभी 2 घंटे 10 मिनट अभी आपकी क्लास रहती है, ठीक है। ऐसे गुजरना है, आपको पता ही नहीं चलना। और वॉल्यूम 2 खत्म होने के पर पहुंच चुका है। ओए होए होए, कमाल नहीं कर दिया आप लोगों ने। और वॉल्यूम 1 में क्या है, आइए 16 का एक सवाल नोट का 1 घंटे में हो जाना है, सादा सवाल है, आखिरी सवाल, प्लस कुछ मैंने वहां पर कुछ चीज छोड़ी होगी तो मैं छोटी मोटी कर दूंगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल है ही कोई नहीं, कोई उठाऊंगा, कोई टर्म टेस्ट से निकालूंगा, कहीं से तो ढूंढूंगा, मुझे लग रहा है कि शायद वो भी आ जाए। करेक्शन ऑफ एरर ऐसा पूछा ही नहीं है, अल्लाह तौबा अल्लाह माफ़ी। अब क्या करें, वो बस IS8 के साथ ही मिक्स है, तो बस यही है, उसमें तो थोड़ा काम है, ज़्यादा हो गया है। और ये देखो नंबर भी ज़्यादा है इसके, और ये देखो आपका क्या लेवल है इसमें। मैंने तो ये पर्चा आपको नहीं था दिखाया, और 90% आबादी ने देखना भी पसंद नहीं किया होगा, मुझे पता है। शायद मैं अभी भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ। 99% लोगों ने ये पेपर नहीं देखा होगा। सर कह जो रहे एंड पे करेंगे, तो करेंगे, हमने भी नहीं देखना, तो वो आपके सामने है। चले बहरहाल, ये पाक साफ हो गया जी, ओपनिंग से क्लोजिंग ले आओ। एक्रूअल क्या, प्रीपेड क्या है, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, इसके लिए वर्किंग नंबर 13 का रेफरेंस दिया आपने। अब बताओ ओपनिंग 39.8 और क्लोजिंग, अब 6 है, वो बाद में देखते हैं, पहले जरा मैं 6 लिख लूं ना बेटा, ये कैलकुलेटर से देख के अब दोबारा देखने आऊंगा। और ये ओपनिंग पक्का पहले रख लेते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखो ना, बार बार देखने जाएं बैलेंस शीट में, एक पक्की डे 1 से आदत बना ली, ओपनिंग पहले ही लिखते हैं, तो हमें पता होगा यूं देखकर ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए क्या होना है, ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 6, अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, तो एसेट क्रेडिट, इधर डेबिट पॉजिटिव ही जोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ई हो गया, पॉइंट डी हो गया, पॉइंट ई हो गया। गल्ला विच कैश एंड बैंक 3 और 12, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड बैंक ओपनिंग 3 है, क्लोजिंग 12। उसके बाद आपकी एसेट साइड हो गई खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम इकट्ठा ना कर दूं, जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब ओपनिंग अब इकट्ठा किया है, तो उसने तो इकट्ठा नहीं ना किया हुआ था, उसको बताओ कि आपने इकट्ठा किया है जी। कितने वे, ये 300 प्लस 300 प्लस 12, 300 प्लस 12 ऐसे शो करना है 312, क्योंकि 312 कहीं सवाल में गिवन नहीं है बच्चों, 312 आपने बताना है कहां पे आपने क्या किया है जी। नेक्स्ट, इजाजत है इसकी 396 प्लस 45, पहले मैं लिख लूँ जी 4, ओके। नेक्स्ट, 2 उड़ गए। अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें एडजस्टमेंट ने पढ़ना है, लेकिन ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखे, बाद में कर लेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 163, क्लोजिंग 142.6। नेक्स्ट, यार रिवैल्यूएशन नहीं थी सवाल में, ओ कोई बात नहीं, खैर आपने बड़े सवाल किए रिवैल्यूएशन वाले हैं, कोई नई चीज नहीं है, वो भी आ सकती। तो आइए 16 मिक्स हो सकता है, 40 हो सकता है, 23 हो सकता है, ये 3 तो आपने देख लिए थे, 20 हो सकता है। ज़हनी तौर पे तैयार रहो, मैं मॉक में कोशिश करूंगा ऐसी कोई एडजस्टमेंट हो ताकि वो भी निकल आए। उसके बाद क्या 36 हो सकता है, वो आप देख चुके हैं। फिर IS8 अलग टॉपिक है, फिर कैश फ्लो, खुद ये कैश फ्लो है, फिर इसके बाद EPS है, रेशियोज हैं, तो यही मिक्सचर हो सकता है इसमें, और क्या है। तो इंशाल्लाह ये आपको सुकून देगा पर्चे में, लेकिन प्लीज टाइम, बस पूरे महीने में कोई सवाल ऐसा ना हो जो मार्क्स इंटू 1.8 किए बगैर आपने किया हो, और सोल्यूशन देखे बगैर ना किया हो, हैं पता नहीं क्या बोला है मैंने। एनीवेज आगे बढ़ो, चुप चुप, आगे बढ़ो जी। आगे क्या, ग्रेचुटी पेएबल का क्या बनेगा, लेजर। ये नई चीज थी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, लेकिन ग्रेचुटी पेएबल आपके लिए लिखा था कि इसको ग्रेचुटी पेएबल लिखो आप। बहरहाल ग्रेचुटी एक्सपेंस का लेजर मैं बनाऊंगा,
इसमें पेएबल, जैसे आपका कोई भी एक्सपेंस का लेजर, ताकि आपके लिए कोई नई चीज ना रहे। बताओ जी ओपनिंग, क्लोजिंग। अब ये एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस थी, तो 18 नंबर का सवाल है, काट दो 2 नंबर विच, क्या हो जाएगा? अव्वल तो नहीं कटने 2 नंबर, कोशिश करने वालों ने कोशिश करनी है, उन्होंने किसी और पेएबल की तरह इसको भी रखना है, और उन्होंने कुछ तो करना ही है। वो कभी कभी वो सही भी हो जाता है, ऐसी कोई बिल्कुल ऊटपटांग चीज भी आ जाए। अव्वल तो ऐसी होगी नहीं, किसी आएगा के पर्चे में ये नहीं आया, क्योंकि ये आपको पता ही है FAR 2 में जाके लगता है, लेकिन चलो वो कह सकता है टैक्स बच्चे ने पढ़ाई होगा। चले नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म, इसकी कोई करंट मैच्योरिटी है नहीं यार? है, यस यस यस, मुफ्त के नंबर, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है। ये इकट्ठा करो इनको, इकट्ठा करो इनको, 100 + 20, 80 + 88, कोई इशू? 100 + 20 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है आपको 120 वैसे भी नजर आ रहा है भाई, एग्जामिनर को नहीं नजर आ रहा, बताओ उसको। 80 + 18 98। नेक्स्ट, आसान सवाल, ट्रेड क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मुफ्ता लगाओ, मुफ्ता। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स जी, ओपनिंग बताइएगा। 15 पॉइंट, अच्छा 16.4, जीरो जरूर बोलना है, माइनस अच्छा, ओपनिंग 18.4 भी है, खादिम खुद देख लेता है, खादिम खुद देख लेता है, कोई जरूरत नहीं अब मुझे आप लोगों की, जैसे आप लोगों को अब मुझे मेरी कोई जरूरत नहीं ना रही। हाँ, मतलब पूरा हो गया, सही से देख के ये भी नहीं बता रहे, खुद देखो जाके। अस्तगफिरुल्लाह, ना फरमान औलाद, ऐसे ना हो, तोता चशम। चलो हम दसो, 18 और 20, 18 जा 18 जी। अब डिफरेंस है 2। अब देखो, लायबिलिटी है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ बढ़ी, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट है, पहले वो बोलो, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो कैश डेबिट, पॉजिटिव ही छोड़ो, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा मुफ्त के नंबर आपको मिलते रहेंगे, सवाल पढ़ते पढ़ते मिल रहे हैं ये, सुभान अल्लाह, कैसा सवाल होता है ये। नेक्स्ट, एक्रूअल्स बीमार ने, ले आओ इनके जिन निकालें, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स। अच्छा, अब एज पर क्यू आ गया 16.4, आ गया, तू आ गया जवान होकर, 16.2 जी। इसमें से कुछ लैस करना है हमने, देखते यार, सवाल निक्का करके भी ना पूरा नहीं हो रहा है, ना लंबा सवाल सी, देखने में ऐसे ही खौफनाक होता है सवाल, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वाला ही है। सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आपको इसमें से आ जाएंगे, पर्चे में से आ जाएंगे, अल्लाह करेगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं आसानी से आता है। अब कौन सा पॉइंट है जी? ये एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल, आसान के लिए बोलता हूं, ठीक है। फाइनेंस, एक्रूड फाइनेंशियल चार्ज, क्या है? इंटरेस्ट पेएबल है, अपना मर्जी वाला लफ्ज लिखो, वर्किंग है आपकी, इंटरेस्ट पेएबल। कितना है जी ओपनिंग में? ये अब ओपनिंग है, इधर देखो, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये 14 वाला 6 ओपनिंग, और ये 15 का है, ये सारी कहानी 15 की चल रही है। ब्रैकेट का मतलब पिछले साल के लिए यही चीज, ठीक है। तो ओपनिंग यहां पे ओपन कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर ओपन करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट पेएबल, एक्सपेंस का लेजर ओपन करते हैं। अब तो ये पता है ना, एक्रूअल का लेजर होता है, लेकिन मैं एक्सपेंस लिखता हूं ताकि आसानी रहे कैश और एक्सपेंस को सही तरफ लिखने की। वर्किंग है हमारी, जो मर्जी लिखते रहे, हमारी मर्जी, उसको तो वहां फिगर सही चाहिए, और सही है ना, तो हमने अपनी सहूलत के हिसाब से इनको रखा हुआ जी। 6 5 कटो फिर इथों इनू, 6 5, इससे कई मुश्किल सवाल आपने किए हैं एडजस्टमेंट वाइज देखा जाए, लेकिन ये बड़ा कंप्रिहेंसिव था, तो बचा भी कोई नहीं था सवाल, कोई काम का सवाल तो छोड़ा नहीं था हमने, क्योंकि मुझे तो डर पड़ा हुआ था कैश फ्लो का, मैं करा सारे सवाल ही हो गए इत्तेफाक से। तो एक टेस्ट में सवाल गलत हो गया था, वो खुद कर लेना बस, ओपनिंग क्लोजिंग सही करके, उसमें कोई जान नहीं थी, उसमें सिर्फ एक पॉइंट था, भी सुन लो, उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को वाले पॉइंट को इग्नोर किया गया था, तो सही किया गया था ना। वर्क इन प्रोसेस क्या हमारी इन्वेंट्री नहीं होती? वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है हम मटेरियल लेबर ओवर लगा चुके हैं, अभी चीज फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट हुई, तो
पड़ी तो अभी इन्वेंट्री में ही है ना, तो जैसे ये इन्वेंट्री वैसे ही वही जो पड़ा है वो पड़ा रहने दें, हमने उसको नहीं छेड़ना था। एनीवेज उसके अलावा इस सवाल में कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को पुट्ठा माजरत, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो फनकारी लगाई ना कि चलो जरा बच्चों को चेंज करके दिखाऊं, लेकिन वो फिर बोल 10.4। लो जी, अब 10.4 है क्या चीज? एक्रूअल्स, वर्किंग नंबर 14 है, 14 है। अब बताओ जी, ओपनिंग, क्लोजिंग, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.8 डिफरेंस है ना जी। अब देखो पेबल बढ़ा है, इसका बढ़ना क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश फ्लो पर डेबिट यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट ये जी हो गया, ठीक है। अब कुछ रहता है डिविडेंड पेएबल। हाँ भाई, डिविडेंड पेएबल आ जा, तेरे डिविडेंड पेएबल के जिन निकालूं मैं। डिविडेंड पेएबल, दिस इज अ लायबिलिटी, ठीक है। असल में ना जिस वक्त हम डिविडेंड की एंट्री करते हैं तो सारे लोग तो दरवाजे पे खड़े नहीं होते। वैसे भी अब आप शायद लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में भी कोई 5-6 दिन देता है जिसमें बैंक में डायरेक्ट भेजने होते हैं, लेकिन डे 1 पे तो सारा नहीं ना डायरेक्ट चला जाता। तो एंट्री करते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसे निकाल लिए, डेबिट कर लिया और उसको फिर एक लायबिलिटी बना लेते हैं। तो एंट्री फिर क्या पड़ेगी? जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसकी एंट्री पड़ा करती है रिटेन्ड अर्निंग। कहां हमारा ये रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब अगर सवाल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल ना हो डिविडेंड का, तो मतलब जो अनाउंस हुआ वो सारे का सारा पे भी हो गया, ठीक है। और अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है तो इसका मतलब उसकी एडजस्टमेंट होगी, यानी कुछ पुराना पेएबल पड़ा था, कुछ नया इधर आ गया, कुछ मजीद पे हुआ, कुछ नए में से पेएबल रह गया होगा, ठीक है। ये है लेजर डिविडेंड का। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? एडा तुम जो लामा गिला देता है वड्डा करके, डिविडेंड पेएबल मुझे समझा दे, इसमें क्या समझा? अच्छा पूछ लो, वैसे आज मौका है। एंट्री बस याद कर लो ना अपनी पुरानी, जो कि याद है तुम्हें, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, तो वो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग वाला क्रेडिट साइड पे आता है। चलें, बहरहाल हमारा तो ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है कितना? 1, फिर वही 0, आगे 3 सिर्फ 3, ठीक है जी। लो जी, अब इसको भी माफ नहीं करना, लेकिन याद करो इसके अंदर ये और ये कोई नहीं आता था। फिर फाइनेंशियल चार्जेस चाहिए हमें, इंटरेस्ट के लेजर में जाएंगे, और उसके बाद लॉस ऑन, ये क्या चीज़ है? ठहरो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये नहीं जाते, मैं गलत जगह टिक कर देता, ये दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये सारे कहां पर सेट हो जाते थे? वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। याद आया कुछ? एक प्रूफ, ये अभी जो सवाल दिखाया था ये भी तो प्रूफ किया था। जैसे यहां पर आपकी सेल 1875, कैश 1748 में कन्वर्ट हुई, कितने गया ये। ऐसे ही सारे बाकी भी परचेजेस भी कैश में, बाकी एक्सपेंसेस भी कैश में खुद ब खुद कन्वर्ट होते थे जब हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये हो जाता, ठीक है ना। तो एक समझा दिया था, बाकी फिर आपको मान ही लेना चाहिए। अब ये दोनों मेरे लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में और लॉस ऑन सेल ऑफ, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया कितना? 10.5, और डिस्पोजल यहां पे बना लो, डिस्पोजल का लेजर है, लॉस है गेन है? वैसे भी वो एडजस्टमेंट पढ़ते हमें पता लग गया था कि ये लॉस पर बिका है, तो यहां कहीं छुपा भी पड़ा था तो हम घसीट के उसको बाहर निकालते, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, डायरेक्ट मेथड में एक मसला आ सकता था। अगर ये डायरेक्ट मेथड का होता, वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो फिर रेजर बंदा और बैड एक्सपेंस भी आता, वो एक्सपेंस फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो कहां पड़ा होता? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और कहां? तो ये आज होमवर्क में दूंगा आपको, जालिब को डायरेक्ट से करना है आपने, फिर सोल्यूशन दूंगा। दिल करे तो कर लेना, नहीं तो जब दिल करे रिवीजन में कर लेना। सोल्यूशन मैं दूंगा आप लोगों को अगली क्लास में, अभी नहीं देता, वरना आपने देख के कहना सही है, सही हुआ है एडे तुसी इंस्पेक्टर। हाँ अच्छा जी, ठीक है ना।
तो ये जरा मैं ये चाह रहा हूं कि ये खत्म हो कहानी ना, ये भी लड़ाई खत्म हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा शुबा रह गया ना, इस एक सवाल को पकड़ो दोनों तरह से। मैंने 2 सवाल आपके रिवीजन प्लान में डाले हैं जो दोनों तरह से करने हैं, एक ये, दूसरा यूनिवर्सल क्वेश्चन बैंक गालिबन 2, ठीक है। ये दोनों सवाल आपने डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट से दोनों से करने, एक सिटिंग में बैठना, ये दोनों सवालों को एक सिटिंग में करना, पड़का देना साइड पे करना, कैश लो वड्डी आई कैश लो, फिर कह के अगले टॉपिक पे चले जाना, ठीक है। ओके करोगे ना ऐसे ही, फिर पर्चे में ऐसे कहना वड्डा आया क्या होता, फिर वड्डा आया FAR1, नहीं नहीं नहीं, बाकी अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह मैं तो वैसे मैं बड़ा नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना है ना, ये पेपर है, ये FAR1 हो जाएगा इंशाल्लाह पास। बस सोच लो आप पास हो, इतनी सी बात बता रहा हूं, क्योंकि फेल होने की कोई वजह इस वक्त तक मेरे सामने नहीं है, इस वक्त तक नहीं है। अब आपको अपनी अपनी वजह पता हो सकती है किसकी विटामिन प्रोटीन की कमजोरी है, किस किस हिस्से में है, ठीक है। चलें खैर वापस आए, डिस्पोजल लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल, PNL डेबिट होता है लॉस में, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट होता है। कितना है लॉस? वैसे शायद नजर भी आ रहा था उस एडजस्टमेंट में 4.6 ही था। अच्छा उसके बाद इसने कहां जाना है जी? इसने कहीं नहीं जाना। इसने कहां जाना है जी? प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है 191.4। तो ये रुपीज इन थाउजेंड कर रहे हैं, मिलियन कर रहे हैं हम? बताओ तो सही। ओके जी कितना? 191.4 टेलीफोन। देखा लिखा 4 हो 8 गया, इधर मोक्कल हैं हजरत के ये ना कह देना ये भी मेरा एक मोक्कल है जिसने सारा सेशन हमें पढ़ाया है अच्छा जी लो भाई, यार बड़े बड़े मजे किया, टाइम नहीं है यार, क्या करें, कभी सुनाऊं बंदा गपशप करे हैं नहीं। वो एक बात ऐसी बनी है, पता नहीं है वो हकीकत ये क्या, लेकिन तो लतीफ़ा ही समझ लो कि एक जमात ऐसे ही गई तो सिंध के दूर दराज इलाके में, तो वहाँ पे अमीर साहब ने, अरे जमात थक के पहुंची, अमीर साहब ने कहा बहुत थकावट हो गई है, 2 बंदों की ना खिदमत लगा दी, ये आप खाने का इंतजाम करें। तो एक साथी बोला, अब वो कहीं सिंध के कहीं दूर दराज इलाके में, तो एक साथी बोला दिल कर रहा है कराची की फलां दुकान की बिरयानी हो। खैर थोड़ी देर बाद आना लगा तो बिरयानी वही वाली, अमीर साहब ना समझ गया भी खिदमत वालों में ना कोई ऐसे होगा कोई हजरत का मोक्कल, उनको ले गए साइड पे, कहने लगे देखो बात ये है कि साथी जो है ना वो परेशान हो जाएंगे, तो आपने बताना नहीं है, ठीक है ना, ये जो आपने किया है। मैं कहने लगा मीर साहब असल में ना मतलब आप अकेले ही हैं इंसान, तो परेशान आप ना होइएगा, हम तो सारे ही दोस्त लतीफा था सब तुसी ना परेशान होना, तुसी कल ही हो वो फिर मेरे ख्याल चो घर भी आ गए, उन्हें साह नहीं लिया होना बेचारे ने कहना कितने फंस गए। अच्छा जी जस्ट जोकिंग, मैंने कहा बहुत पढ़ा लिया आप लोगों को, ठीक है तो क्या अच्छा प्रोविजन, अच्छा चलो ये रहता है अभी। अब कहां पे थे हम? हाँ भाई ये टैक्स भी रह गया है, इस टैक्स को भी ले जाओ और पैट को भी ले जाओ, तो 106.8 टैक्स के लेजर में जाएगा। और बोलो इंसान ही हो ना सारे, कि थोड़ी देर बाद उसी कहना है कि हजरत ने कहना सर जी सारे ही मेरे मोक्कल हैं पता लगे भी एकदम से ऑनलाइन में, लेकिन ये क्या हुआ स्क्रीन पे अंधेरा आ गया है उस्ताद नहीं नजर आया। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस जी, अच्छा इस सवाल में पेएबल नहीं है, एडवांस टैक्स है, टैक्स पेएबल भी हो सकता था एट द सेम टाइम, परेशान नहीं होना, बता रहा हूं पर्चे में हो सकता है कि टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो, ये कोई एडवांस टैक्स दे रखा हो और टैक्स लायबिलिटी दूसरी हो जो इस साल की बनी हो, तो एडजस्टमेंट मिलती होती है, तो दोनों भी आ सकते हैं, ये ना समझना कि ये आ गया दूसरा नहीं आना, पर इस सवाल में नहीं, ठीक है। एक्सपेंस हाँ एक्सपेंस
चल हम बस कर देना, हम कहीं ना जाए, मजा ना खराब किया कर यार बात का, देखना मजा खराब हो जाना है, तू कहता रहेगा तो मजा खराब हो जाएगा। किधर है मोकल? हाँ मुजम्मिल, हमने तुम्हारा नाम मुजम्मिल रखा है, ये वही है ना मुजम्मिल हजरत जी? अच्छा जी नेक्स्ट पैट आ रहा है, पैट रिटेन अर्निंग में लिखो पैट 80, लो जी सारा पीएनएल भी पोस्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट्स देखो, मुकाओ कहानी यार, बड़ा आया कैश लो। हाँ बिल्कुल होगा, मैं नॉन कैश में ऐड किया है अभी तक, मैं लेजर पूरा करूंगा, फिर दोनों फिगर्स एक ही बार लेके जाऊंगा, लॉस को नॉन कैश में ऐड करूंगा और कैश रिसीव तो हुआ है ना डिस्पोजल पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको इनफ्लो लूंगा एक ही बार। अभी मैंने लेजर बैलेंस नहीं किया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं लेजर बैलेंस करके ही दोनों चीजें लेके जाता होता हूं डे 1 से। तो आज मैं क्यों डिफरेंट करूं, जाते जाते मैं नवा कट्टा खोलना, चीजें कम करूंगा आज, ज्यादा थोड़ा ही करूंगा आपके लिए। जैसे देखो आपको इतनी सहूलत दी है, प्रोविजन आ गई है, आप इनडायरेक्ट मेथड में लिफ्ट ही ना कराएं, तो यार साइड पे हो जाओ, आई के अपने क्या पूरे नंबर है, साइड पे हो जाओ, 2-3 मिनट बच जाते हैं, अच्छा खासा काम है। पहले ग्रॉस अप करो, प्रोविजन अलग निकालो, फिर प्रोविजन के अलग एडजस्टमेंट लो, फिर और मार्क्स भी पूरे। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड आ जाए तो फिर नंबर इसके हैं भी सही, और जाहिर नंबर हैं तो फिर उसके ऊपर एफर्ट भी करनी चाहिए, फिर फायदा भी होगा, 2-3 नंबर उसके होंगे तो 2-3 मिनट लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 42 मिलियन ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू PPE, कितना जी? 42, PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट, इतनी आसान एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कंपनी ने सेल करा है 15 बुक वैल्यू वाला 10.5 चलिए 4 का, यही तो गलती सी, मतलब यही तो लॉस था। एनीवेज कितना सेल जी, डिस्पोजल में क्या फेंकना है, कितनी बुक वैल्यू? 15 वाला कितने का जी? अच्छा तो ये उसने सारा कुछ ही बताया हुआ था सवाल में, तो बैलेंस हो गया, नजर भी आ रहा है 15 वाला 10.4 का, तो ये लेजर भाई बैलेंस हो गया, अब मजबूरी है कर दो इसको, बाद में ये ना हो भूल जाए। तो प्लस लॉस है ना, माइनस हो चुका था, तो प्लस करो लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी सवाल में गिवन था कितना, और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ PPE, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, आपने ऐसे नहीं करना, ऑफ PPE कितना, ये भी सवाल में गिवन था 10.4, इनफ्लो आउटफ्लो पॉजिटिव। बेटा जी आपने ना, मैंने कहा ये एब्रीविएशन यहाँ पे यूज नहीं करने, ठीक है, अनलेस के ऐसी सिचुएशन जैसे स्टूडेंट ने कहा थोड़ी देर पहले कि बिल्कुल ही 2-4 मिनट रह गए, अब क्या करें, तो फिर मजबूरी है, वरना एब्रीविएशन यूज नहीं करने, पूरा लिखना है PPE, या तो फिर कहीं एक बार PPE के आगे प्रॉपर्टी प्लांट कंपनी PPE लिख दो, फिर तो चलो चलेगा, लेकिन ये इस तरह से करना, कैश रिसीव नहीं, रिसीव पूरा लिखो ना। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, पागल है, इतना टाइम ज़ाया करें, जहाँ ज़रूरत देखेंगे महसूस हो रही है वहाँ पे उसी वक्त लिख देना, फिर कोई मसला नहीं, ओके। जहाँ पे ना करो बार बार लिखना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे कमेंटिंग के अंदर आपको लिखना पड़ रहा होता है, ROCE लिख दो एक बार, फिर यूज़ करी जाओ, ROE जब बार बार आ रहा हो, GP लिख दो ब्रैकेट में, फिर चलाओ, जिसने खुद कर दियो, जिसने खुद GP लिखा हो GP को, तो फिर वो यूज़ करो, मौज मारो, वेव स्किल करो। नेक्स्ट जी, हो गया, यहाँ से काम हो गया सारा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, अच्छा जी लो जी ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन 27/7 की है, और इस सारी लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में इसकी ज़रूरत होती, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि 60%, जैसे आपके संडे वाले सवाल में, टैक्स वाले में, किसी में एक मसला था डायरेक्ट वाले में, उसने बोला था डेप्रिसिएशन इतनी है जिसमें से इतनी सेलिंग है इतनी एडमिन है, हमने कहा था हमारा तो एक्सपेंसेस में इकट्ठा ही है, तो हमने उसको अलग किया ही नहीं था। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, अगर डायरेक्ट मेथड आप जैसे घर पे कर रहे होंगे तो कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है और कुछ ऑपरेटिंग, इन्वेंट्री का लेजर अलग बनता है, एक्सपेंसेस का लेजर अलग बनता है, इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल आता है, एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो फिर आपको इन दोनों हिस्सों को नॉन कैश के एडजस्ट करना था। लेकिन यहाँ तो जिंदगी आसान है,
ये मुश्किल मेथड आपको आसान लगने लग गया था, इतनी प्रैक्टिस आपने की थी। तो दो काम करते हैं, दो काम, सॉरी मैं भूल गया। पहले अब ये कौन सा मेथड है, अब आपको साथ ही मैंने ना डायरेक्ट मेथड की तैयारी करानी है होमवर्क वाले की। मेरे वाले मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में, अच्छा पिछली बार यानी पिछली से पिछली बार मैंने यही वाला सवाल डायरेक्ट मेथड से दिया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी डायरेक्ट मेथड से आएगा, आया भी था ये डॉल्फिन वाला सवाल जो आया होगा। एक्सपेक्टेशन होती है, बंदा तुक्के लगाता है ना, कभी कभी लग भी जाते हैं, ठीक है। अब वही सवाल इस दफा मेरा दिल था ऐसे कर लिया, लेकिन अभी मैं समझ नहीं आ पा रही मुझे कि कौन सा मेथड होगा, मतलब दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये सवाल दूसरी तरह भी करो। तो अब मैं दोनों तरह तैयार करा रहा हूं। क्या पहली बात, मेरा मेथड है तो मैं यहां पर पहले लिखूंगा डेप्शन एक्सपेंस कितना 27 कोई इंपेयरमेंट है तो यहां लिखूंगा, कोई डेप्शन है तो यहां लिखूंगा। बात समझ आ रही है? पहले लिखूंगा लेजर में, फिर यहां रिवर्स करूंगा। और आप घर पे जब कर रहे होगे तो आप कहोगे डेप्रिसिएशन है तो लेजर में तो लिखोगे, लेकिन चूंकि यहां पर प्रॉफिट से शुरू नहीं किया इसलिए यहां पर एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपके एक्सपेंसेस दो जगह पड़े होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस, वहां पे जाके उसको सही करना पड़ेगा। कर लोगे उम्मीद है इंशाल्लाह। खैर फिलहाल तो प्लस करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 27 ओके। नेक्स्ट लो जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी मेड ड्यूरिंग द ईयर। ग्रेचुइटी एक्सपेंस कितना है 15.5, इतनी सी बात ही काफी थी। ग्रेचुइटी एक्सपेंस ये है कितना 3.5। अब यहां से कैश निकलना है, एक्सपेंस को उल्टा देना है नॉन कैश कह के, और नीचे जैसे मैंने कहा 100% इंटरेस्ट जैसा ट्रीटमेंट है, तो पहले इंटरेस्ट का लेजर होने दो बैलेंस, मैं पहले इंटरेस्ट का लेजर बैलेंस करूंगा, दिखाऊंगा देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड इंटरेस्ट पेड लेस, ऐसे ही ग्रेचुइटी एक्सपेंस ऐड ग्रेचुइटी पेड लेस। ठीक है, सही है। और क्या रह गया, बस ये डिविडेंड, तो 35% डिविडेंड की एंट्री करनी है और ओपनिंग पे ही लगना है, और ओपनिंग भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कितना है 300। ये 396 पे कैसे आया है? ड्यूरिंग द ईयर को शेयर्स इशू हो गए होंगे जी, हमें इससे क्या, बात समझिए। ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स इशू हुए हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है ना, क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। डिविडेंड तो शुरू में ही हुआ है, 15 जनवरी को डिविडेंड, पिछले साल भी यानी हमारे साल 15 जनवरी को हो गया होना है, 15 जनवरी 15 में, तो 31 दिसंबर 15 तक तो ये बहुत देर हो गई है। तो दौरान साल, हालांकि हर सवाल में आपको अब बताता है, आपका ICAF के जो रिसेंट सवाल किए हैं वो क्लियरली बताता है मई में राइट इशू हुआ था, जनवरी में यह हुआ, मई में राइट इशू, पता लगे भैया यार शुरू में नहीं था जब डिविडेंड अनाउंस हुआ। बहरहाल अभी तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही है जैसे आपके सामने है, तो आपने 300 के ऊपर ही रेट लगाना है। बिल्कुल सेफ अजम्पशन है कि ड्यूरिंग द ईयर जो इशू हुए हैं तो पहले 5-6 दिन 10 दिन के अंदर जो डिविडेंड अनाउंस हो गया तो उसके बाद ही इशू हुए होंगे। तो 300 पे आपने ये रिटेन, ये डिविडेंड 300 इंटू 35, 25 नहीं था पक्का, मुझे तो लग रहा है 25 है। 25 क्या था तो सही कुछ, अच्छा 300 इंटू 35, नहीं मुझे नहीं तसल्ली आ रही। 10 सही है, 10 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल, ये आता है क्रेडिट साइड पे। दोस्तानों मुशीरानों तुम हंस लो बस इस बात पे, 2 बजे तुम उठ के आ रहे हो, जो हमने कर छोड़ा है ना पहले हाफ में, ओए होए अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम उसके मुकाबले में, तुम थक गए हैं, गप्पे ज्यादा लगा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। सुबह तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, काम काम और बस काम। कायदे आज़म ने जो फरमाया था ना वो फरमान था सुबह बस। अच्छा जी, सवाल खत्म हो गया जी। और अब एक मजे की बात बताऊं, ब्लू पेन दो मुझे, मजे की बात बताऊं, ये कोई आम सवाल नहीं है, ये कोई आम सवाल नहीं है, ये FAR 2 का एक पुराना पास पेपर है, तो छोटा सवाल नहीं है। अपनी प्रैक्टिस को इजी मत लें, अपनी तैयारी को इजी मत लें, एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। सिर्फ ये इसलिए सेलेक्ट हुआ है कि
इस सवाल को ही आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, क्योंकि हर सवाल इनडायरेक्ट से नहीं हो सकता, हर सवाल डायरेक्ट से हो सकता है। इनडायरेक्ट में आपको डिटेल चाहिए होती है। ऐसा ही है। चलो शुरू करते हैं फिर। पीपी को बैलेंस करो तो 29.5। ये सही तो नहीं है, फिर भी यार कोई और बिल्ली दो। छोड़ो इसको, छोड़ो। मसला ये है कि जिसने चास नहीं कराई। जी मेरे बच्चों, ये क्या है? एडिशन इन वर्किंग नंबर 2। जल्दी कर लो, ऐसे तो घर पे भी हो सकता है ये काम, लेकिन चलो। 29.5 आउटफ्लो। CWIP एडिशन ही है, ये भी एडिशन है ना, कैश। तो एडिशन इन CWIP 27.5, ये भी आउटफ्लो है। इधर एक्सपेंस है, यहां पर पेड आ गया जी, एग्जैक्ट। अब एक्सपेंस ऐड नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? PBT। इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ। हाँ, टैक्स पेड को हाँ माइनस कर दो। वर्किंग नंबर, आंसर 106। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, जिंदगी आसान होगी। 2 लेजर एक कर लिए। 129 कैश इनफ्लो लग रहा है, नए शेयर्स इशू हुए हैं, तो शेयर्स इशूड वर्किंग नंबर 5 129 इनफ्लो है। रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करो, बैलेंस हो गया या कोई नवा कट्टा खोल रहा है? बैलेंस हो गया है, चलो जी बेहतरीन हो गया। फिर यू आर बैलेंस ऑलरेडी। ये सारे गए, सारे गए। क्या सवाल था? वैसे तो कैश फ्लो का कोई सवाल भी अब ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये चैलेंजिंग है। खड़काओ परे बस। 4.4 का कैश है बस। वैसे सचमुच 4.4 ही है। चलो ठीक है। अब इधर देखो, पहले इंटरेस्ट को कर लें जरा। इंटरेस्ट को जरा बराबर करो पहले। इंटरेस्ट का कैश कितना है? 5। ये 11.5। अच्छा, अब इधर देखो, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, इसका क्या ट्रीटमेंट था? एक्सपेंस को ऐड करते हैं, कैश को नीचे आकर लेस। तो हमें यहां पर आकर लिखा प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये सवाल में गिवन था, आई थिंक ऐसा ही है। बोलो 10.5 क्या हो गया? एड बैक। और इधर देखो, इंटरेस्ट पेड आपने निकाला वर्किंग नंबर 9 में, कितना? 100% सेम ट्रीटमेंट इस ग्रेचुटी एक्सपेंस का, कोई चेंज नहीं है। वारंटी आ जाए गलती से भूल के उससे, सेम ट्रीटमेंट, कोई चेंज नहीं। वैसे एहतियातन तैयारी करा दी, ठीक है। अब ओ यार ये लेजर ही खाली रह गया, ओए होए। चलो ये खाली रहे बरकत के लिए, हैं, कोई बात नहीं, खाली रहे। किसी को क्या कह रहा है? ऐसे काट दो यहाँ पे आगे नंबर, कोई बात। पर्चे में ऐसे कर देना, ये कोई निकलना ना है कुछ वैसे, ऐसे कर देना पर्चे में भी, बाद बन गया तो। हाँ जी, अब हाँ ये कर दो पहले। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये की तरह से ग्रेचुटी एक्सपेंस, पीएनएल में जो भाई एक्सपेंस तो नॉन कैश है ना, पेड असल फिगर है। कितना? एक्सपेंस 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 15 पॉइंट एड बैक किया, और पेड ये आपने निकाला है, ग्रेचुटी पेड। कोई फर्क है जी दोनों में? हाँ, वर्किंग 7 का फर्क है जी, 4. ठीक है। और कौन सा लेजर रह गया जी? हो गया ये। लॉन्ग टर्म लोन को भी करो। प्री पेमेंट नजर आ रही है, कैश आउटफ्लो है 22। लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, वर्किंग नंबर 8 22। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। डिविडेंड पेएबल 10। जब तक खुद कह 103 पॉइंट, जब तक खुद कह ना दे, लाइक डॉल्फिन वाला सवाल, उसमें शायद उसने कुछ चेंज कराया था, शायद कुछ ऐसा बोला था कि ऐसा काम करो
जिससे वो देखते हैं मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, क्या ऑप्शन है। आप इंटरेस्ट, ये अब थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो आप कह रहे थे जो पॉइंट है डिविडेंड और टैक्स वाला, किसी ने पूछा था, पॉइंट है पढ़ना है अभी हमने। ऑप्शन है डिविडेंड और इंटरेस्ट के केस में, ऑप्शन है चाहो तो दोनों को इधर शो करो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि इन्हीं लोगों को इंटरेस्ट देते हो, चाहो तो दोनों को इधर शो करो। लेकिन जो IAS 7 दोनों में से जो करोगे पूरे नंबर मिलेंगे बड़े सवाल के अंदर, कोई मदर का रेड आपका एक नंबर नहीं काट सकता। दो सूरतों में बहरहाल स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जांपल के अंदर इंटरेस्ट पेड इधर रखा, डिविडेंड पेड तो मैंने भी आपको यही करवा दिया। आई कैप ने भी अपनी किताब के अंदर यही किया हुआ है, ठीक है। अब एक मसला सिर्फ हो सकता है MCQ के अंदर ऐसी चीज मसला डाल सकती है, इसलिए मैंने यही करवाया था क्योंकि MCQ में वो इसी तरतीब पे चलता है आई कैप। अब MCQ में तो सारा सवाल नहीं ना, बड़े सवाल में तो दोनों जगह नजर आ गया तो अल्टरनेटिव है, नंबर मिल जाते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया था। लेकिन एक जगह मसला आ सकता है, वो मसला कौन सा है, जब लेटेस्ट सवाल था तो डायरेक्ट मेथड का आई थिंक, लेकिन उस लेटेस्ट सवाल के अंदर उसने कुछ फरमाइश की थी हमसे। अब सवाल अल्लाह करे मुझे मिल जाए आज के दिन में। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही याद आ रहा है, लेकिन मुझे पहुंचने दो ना, मैं देखना चाहता हूँ अखा वेख्या होर होता है। ये देखो जी, ये देखो, क्या देखो, हाँ इसमें तो नहीं लिखा हो, ये DL क्लासिफाइज डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट इन अ वे टू कीप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों को कहां लेकर जाओ, कहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड रखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा आएंगे, जाहिर है इधर नहीं रखेंगे तो तभी ये ज्यादा आएंगे, कैश पेमेंट्स है ना, ठीक है। तो यहां पर फिर आप किसी ने इंटरेस्ट इधर रखा और डिविडेंड इधर रखा तो फिर उसका नंबर कटेगा, कह जो रहा हूं कि इधर रखो, वरना स्टैंडर्ड कहता है दोनों इधर रख लो या दोनों इधर रख लो, लेकिन स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जांपल में इंटरेस्ट इधर रखा, डिविडेंड इधर रखा। आई कैप ने भी अपनी किताब में यही कहा कि हम भी इसी को फॉलो कर लेते होते हैं, लेकिन मजबूरी कोई नहीं है, बच्चा बड़े सवाल में जिधर मर्जी रख दे, अनलेस के सवाल स्पेसिफिकली कह दे, फिर तो सवाल की माननी पड़ती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ तो 103 वर्किंग नंबर 10 103.4, बड़ा डिविडेंड देता है जी उस्ताद। ये हो गया और कहानी खत्म। अब टोटल करें 52, लग रहा हूं बराबर हो गया, हाँ 46 पॉइंट पॉजिटिव 9 में प्लस किया 3 12। भाई ये तस्वीर जरा दूर करके इनको बना दें। तो बच्चों इसके साथ ही लिख लो, ये टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता नहीं, चलो छोड़ो, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन है, मैंने वैसे रिवीजन प्लान में लिखा हुआ, आई थिंक क्वेश्चन 5 था जी। अभी आपने कहा ना इंटरेस्ट की पेमेंट को हम अग्रीमेंट का है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ज्यादा रखना है, इंटरेस्ट की पेमेंट भी जो है वो हम फाइनेंसिंग में करेंगे, मतलब वो कह रहा है वहां रखो कि इसकी ज्यादा रहे, तो दूसरा ऑप्शन तो यही है ना, इधर रखेंगे, तो फिर ये इंटरेस्ट पेड वाला इधर नहीं आएगा जी, जाहिर इधर आएगा, लेकिन ये इधर ही रहना है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। सही हो गया। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है भाई? 1 घंटा 15 मिनट। ओके मैं अपने बच्चों को फ्रेश रखना चाहता हूं, यहां पर इस पार्ट को क्लोज करें, 15 मिनट की ब्रेक करेंगे, फिर 1 घंटा 15 मिनट का आखिरी ट्रेंच, ठीक है।